गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चीज स्टार्ट करने वाले हैं और सच मानिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सेक्शन हमारा इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि आप अगर पता है क्वेश्चन जो हमारे आते हैं एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं वो न्यूज़पेपर से ही आते हैं, और ख़ासकर ये और भी ज़्यादा ट्रू है इकोनॉमिक्स के टर्म में कि इकोनॉमिक्स के थ्योरी से ज़्यादा हमारा न्यूज़पेपर में जो भी इन द रिसेंट टाइम जो टर्म्स आते रहते हैं उसी को लेके हमारे पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर दिन के न्यूज़पेपर से जो आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि इकोनॉमिकली उतना आदमी को पता नहीं है, वैसे वर्ड को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ताकि उसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे। सिंस ये रीसेंट हम न्यूज़पेपर से उठा रहे हैं तो ये आपके करंट अफेयर का भी पार्ट हो गया। तो बेसिकली हम दो चीज़ को कंबाइन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स। तो ये दो सेक्शन हमारा कितना बड़ा सेक्शन हो सकता है आपको भी पता है। लाइक ये पता चलेगा आपका 20 से 25 क्वेश्चन कवर कर लेगा आपको, अगर हम इसको लॉन्ग टाइम में फॉलो करते जाए, लाइक 6 महीने 8 महीने तक हर दिन जो भी टर्म आ रहा है इसको हम देखते जा रहे हैं। तो जब एग्जाम आएगा तो हमें इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और ये तो मैंने फिर भी प्रिलिमिनरी की बात की। मेंस में अगर आप जो क्वेश्चन आएगा, आपको क्या लगता है कि पिछले 8 साल पुराना वाला क्वेश्चन आएगा? नहीं, आपको क्वेश्चन भी पिछले साल का ही आएगा। और उस आंसर में अगर आप ये सब टर्म्स यूज कर लेते हैं तो आपको अंदाजा नहीं है आप अदर स्टूडेंट से कितना ज़्यादा लेवरेज ले लीजिएगा। और ये आपको इन एंड आउट का डिफरेंस कर सकता है। आप आईएएस बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, अदरवाइज फिर से आप अगला एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमारा आज का क्या है, तो आज का टर्म है ECL। ये आप सुनिएगा, अगर आपने ऑलरेडी सुना होगा, नहीं सुना है तो ये जान लीजिए। आरबीआई है ये, देखते हैं ECL क्या है, उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करिए। अब ये है क्या, तो ECL एक चीज है, उस पर हम आने वाले हैं। उससे पहले हम ECL के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए था, तो उसको हम कवर कर लेते हैं, फिर ECL पे आता है। तो वो बैकग्राउंड क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंस में प्रोविजनिंग, स्पेशली बैंक के लिए, लेकिन मैंने फाइनेंस वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो ये प्रोविजनिंग क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ सेटिंग असाइड a certain amount of money from a bank's profit to cover the potential losses। हमें याद क्या करना है, तो setting aside certain profits। क्यों भाई, क्यों अपने से थोड़ा अलग रख रहे हैं, to cover up potential losses। आपको भी पता है कि बैंक जो लोन देती है उन्हें वो सारा लोन मिलने नहीं वाला है। कुछ लोन जेन्युइनली काम पे लगाया जाएगा और वो बिजनेस फेल कर जाएगा, कुछ लोन डेलिबरेटली आपको मैल प्रैक्टिसेस में आपको इन्वॉल्व हो जाएगा, उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो बैंक को तो घाटा हो गया ना, और ये रेगुलर प्रोसेस में होते ही रहेगा। तो अब ऐसे सिचुएशन को कवर अप करने के लिए बैंक को क्या करना पड़ता है कि जो अपना जो प्रॉफिट कमा रही है उसमें से कुछ पैसे रख ले कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन को ये वाला हिस्सा मेरा कवर कर जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग प्रोविजनिंग कहते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द चांस ऑफ लॉस ऑफ अ लोन। तो बेसिकली टू प्रोवाइड सिक्योरिटी आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इट इज अ, वही जो भी मैंने बोला, इट इज अ प्रिकॉशनरी मेजर दैट हेल्प्स बैंक्स प्रिपेयर फॉर द पोटेंशियल लॉसेस। यही सिक्योरिटी वर्ड से पोटेंशियल लॉसेस आ गया, दैट मे अराइज ड्यू टू द डिफॉल्ट्स बाय द बोरोवर और डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ देयर एसेट्स। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज है, लेकिन जैसे इसका मतलब क्या, मान लीजिए डिफॉल्ट तो नहीं किया लेकिन इंटरेस्ट अब कम दे रहा है, तो अभी भी तो इसका बैंक का एसेट्स क्या होता है, जो लोन दिए रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इस पूरे कहानी से मुझे क्या समझना है, तो प्रोविजनिंग ऐसा एक बैंक का प्रोसेस होता है कि उसे पता होता है कि हमने जो लोन दिया हुआ है वो फ्यूचर में शायद कुछ लोन हमें ठीक से ना मिल पाए, अगर लोन वापस हो भी जाए तो बहुत सारा इंटरेस्ट जो हमें प्रॉमिस किया गया था वो ना मिल पाए। तो ऐसे सिचुएशन को हम कवर अप कैसे करेंगे, अपने आप को सिक्योर कैसे करेंगे, तो हम कुछ अपने प्रॉफिट में जो हम करते आ रहे हैं उस हिस्सा को हम इस काम के लिए रख देंगे कि ऐसा सिचुएशन आया तो वो लॉस को वो कवर अप कर दे। तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग प्रोविजनिंग कहते हैं, ठीक है। अब ECL जो हमारा वर्ड था, ECL वो क्या है, एक्सपेक्टेड
क्रेडिट लॉस, जो अभी हमने आप ऑलरेडी आपको इस टर्म से समझ में आ गया होगा कि मैंने प्रोविजनिंग पहले आपको क्यों पढ़ा है, ठीक है। तो क्रेडिट क्या होता है? लोन जो बैंक में दिया हुआ है। लॉस क्या है? जो बैंक का लोन लॉस में जा सकता है। एक्सपेक्टेड क्या है? दैट दिस लॉस हैज नॉट हैपेंड। नॉट हैपेंड मतलब ये फ्यूचर में होने का चांस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। तो टू एस्टिमेट, एस्टिमेट किस चीज का करते हैं आप? फ्यूचर का करते हैं, पास्ट का नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एस्टिमेट करता है कि, पहले हिंदी में समझा दे रहा हूं मैं, कि किसी बैंक को जनरली आइडिया रहता है कि इस सेक्टर में, जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमको लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू आईटी वाले सेक्टर में, या बैंक को पता है कि गरीब जगह पे लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू अमीर जगह पे, या उनको ये पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट का आदमी जनरली लोन लौटा देता है, ये नहीं लौटाता है, या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका लोन का रिकॉर्ड खराब है या अच्छा। लाइक आई वांट टू पिक्चराइज कि बैंक को एक वेग आइडिया रहता है कि जहां हमारा लोन जा रहा है वहां से कितना चांसेस है कि वो फिर से है। आपको क्या लगता है कि गांव में सिर्फ आपको एसबीआई क्यों दिखती है? क्योंकि वो गवर्नमेंट बैंक है। प्राइवेट बैंक वहां क्यों नहीं जा रही? क्योंकि उन्हें पता है कि जो हम लोन देंगे उसका वहां से आने का रिटर्न चांसेस बहुत कम रहता है। तो ये आइडिया को कैसे लगा? तो उनके पास वो एक्सपीरियंस होता है, उनको आइडिया होता है, और उसी एक्सपीरियंस आइडिया से ना वो अपने प्रोबेबल लॉस को, प्रोबेबल ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, लॉस को एस्टिमेट कर सकते हैं। मतलब कि अरे मैंने 10,000 करोड़ रुपया दिया है, जिसमें कि 2,000 करोड़ मैंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दिया है और 8,000 करोड़ मैंने आईटी सेक्टर को दिया है। आईटी तो बड़ा धड़ाधड़ पैसा पीटता है, तो मुझे लगता है कि ये 8,000 करोड़ लौटा देगा, 8 क्या 9 दे देगा हमको। लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर यार बड़ा घपला होते रहता है इसमें कहीं लैंड फंस ना जाए। तो हमको लगता है जो 2,000 करोड़ लोन दिए है ना, अगर आ जाए तो अच्छा बात है, लेकिन हमको लगता है शायद 1,800 करोड़ भी मतलब 200 करोड़ का हम लोग को लॉस हो सकता है इसमें। तो ये 200 करोड़ का हमको क्या, कुछ तो पहले से पैसा बचा कर रखना चाहिए ना, कि अगर ऐसा सिचुएशन आया तो इस 200 करोड़ को कवर अप कर देगा। तो ऑलमोस्ट यही चीज है आपको ईसीएल एक्सपेक्टेड, कि एक्सपेक्टेड हमको 1,800 मिलेगा, 1,800 करोड़ कंपेयर टू 2,000। क्रेडिट 2,000 क्या था? क्रेडिट है टू द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। लॉस क्या हुआ? 2,000 के बदले 1,800 करोड़ मिला, 200 करोड़ लॉस हो गया। और इसी को हम लोग कहते हैं एसीएल। आरबीआई क्या बोल रही है कि हर बैंक को ये करना पड़ेगा, बिकॉज आरबीआई को लगता है कि फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस, जो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर है, बैंक को ये इंश्योर करना चाहिए, वो ऑन द टोज रहना चाहिए कि उनका जो लोन है वो बस बिना सोचे समझे नहीं दिया जा रहा है, और वो सोचा समझा एक स्टेप है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द मनी दैट अ बैंक एक्सपेक्ट्स टू लूज ऑन इट्स लोन पोर्टफोलियो ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। वही चीज़ है आरबीआई। अच्छा, ये जान सकते हैं, ऐसे डेट कभी देता नहीं है, लेकिन जान लीजिए। और ये न्यूज और भी आपको जानने की जरूरत इसलिए नहीं, क्योंकि ये न्यूज में इसलिए आया था कि जो बैंक वाले हैं वो बोल रहे कि इस डेट को बढ़ाइए, अभी इतना जल्दी हम लोग ये काम नहीं कर सकते। तो मे बी ये डेट आपके काम का आएगा भी नहीं, तो ये अभी उतना जानना है भी नहीं इंपॉर्टेंट। फिर व्हेन अ बैंक लेंड्स मनी, ये वही चीज समझाया जा रहा है जो मैंने आपको समझाया कि ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट सम बोरोवर मे नॉट बी एबल टू रीपे। टू अकाउंट फॉर द रिस्क, वही जो मैंने आपको समझाया। बैंक एस्टिमेट्स, मेन ये वर्ड है आपको बार बार मैं इस पे मेन ये बोल रहा हूँ क्योंकि आगे मैं एक और टर्म अभी बता दे रहा हूँ। फिर एनपीए क्या होता है भाई? मैंने जब ईसीएल कर रहे हैं तो ये जब एनपीए था तो ये फिर ईसीएल क्यों आ गया? और इसी वर्ड में छुपा है इस दोनों का डिफरेंस, ठीक है। फिर फैक्टर्स कंसिडर्ड इन ईसीएल, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जनरली कवर नहीं होता है कहीं पे भी, तो ये सब खोज के लाना पड़ता है। अब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो होता है टेक्स इनटू कंसिडरेशन क्या, कौन सा फैक्टर, कैसे बैंक एस्टिमेट कर लेगी? ऐसे ही अपने चेयर पे बैठेगी और किसी को बोल देगी ना ना राम बाबू तो नहीं लौटाएगा, श्याम बाबू लौटा देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका एक वेल ऑब्जेक्टिफाइड क्राइटेरिया होता है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी क्राइटेरिया होता होगा, ठीक है ना। वो हमारे काम का नहीं है, समझने के लिए। हिस्टोरिकल डेटा, जैसे मैंने बताया कि शायद कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत टाइम लेता है, तो शायद वो फंसने का चांस उसमें ज़्यादा है, तो इसीलिए उस पर शायद लोन ना मिले वापस। फिर इकोनॉमिकल कंडीशन कि हाँ नहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर जनरली लौटा तो देता था, लेकिन अभी कंट्री में रिसेशन आ गया है तो चांसेस डूबने का ज़्यादा है, ठीक है।
इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स। पहले तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर सही करता था, लेकिन अब क्या हो गया कि लोग सिंगल घर में रहना पसंद करते हैं, तो अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर को उतना फायदा नहीं होता है, तो इसीलिए अब लुटाने का टाइम ज़्यादा है, तो लूटने का चांस ज़्यादा है, तो ये ट्रेंड हो गया। फिर स्पेसिफिक बोरोवर कैरेक्टर, ये तो ऑब्वियसली कि कोई कोई बड़े बड़े लेंडर होते हैं, हमारे क्या थे अपने किंगफिशर वाले, उफ, नाम नहीं याद रहा, आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको ही पता है यार क्या है। विजय माल्या। विजय माल्या, आपको जैसे अब बैंक को पता था कि अगर पता नहीं भी था तो अब तो पता है कि ये फिर से अगर लोन मांगेंगे तो इन्हें लोन नहीं देना। क्यों? क्योंकि इनका कैरेक्टरिस्टिक आदमी को पता चल चुका। तो ये सब फैक्टर है जिसपे ईसीएल डिसाइड होगा। बेनिफिट्स ऑफ ईसीएल, ये क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है मेरे लिए, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, बैंक अपने एसेट्स को ना असेस कर पाएगा बेटर वे में। जबकि अब जैसे लोन पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ, बैंक ए है, बैंक ए ये लोन देता है कंस्ट्रक्शन को, आईटीज को, क्लोथिंग को, लेदर को, ये सब सेक्टर बता रहा हूं मैं। और ये क्या पोर्टफोलियो, यही चीज हो गया कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सेक्टर को लोन दिया जा रहा है। अब कंस्ट्रक्शन को कम देना चाहिए 10% ऑफ द लोन, आईटी को 70% ऑफ द लोन, क्लोथिंग को 15% ऑफ द लोन, और जो भी इसको बचता है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये किस बेसिस पे होगा? जब हमारे पास ईसीएल हो कि नहीं नहीं ये सेक्टर ज्यादा लॉस दे सकता है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। अगेन वही इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, वही चीज को कि हमें जब पता है कि ये चीज लॉस देने वाली चांस है, तो हम उसको लोन देंगे ही नहीं या कम देंगे। फिर या ये सिक्योरिटी से ज़्यादा मांगेंगे कि तुम आप ज़्यादा अपना गिरवी रखो चीज़ें, नहीं तो अदरवाइज हम उतना लोन तुम्हें नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो एडिक्वली प्रिपेयर्ड फॉर द, और मान लो क्योंकि तुम कितना भी प्रिकॉशन ले लो, इवेंचुअली लॉसेस तो फिर भी हो सकता है, तो फिर भी तुम क्योंकि प्रोविजनिंग कर रहे हो, तो वो तुम्हारे उस लॉस को कवर अप कर जाएगा। मान लो तुम नहीं किए हो, तो फिर तुम्हारे पास शायद बैंक रंग, ये सब देखो, ये सब टेक्निकल वर्ड है, बाद में हम समझेंगे, लेकिन अभी क्योंकि समझाना आ रहा है। बैंक रन का मतलब बेसिकली होता है जब बैंक से अचानक से बहुत सारा पैसा मांग लिया जाए, तो उसके पास कैश बचता नहीं है और फिर बैंक को डिफॉल्ट करना पड़ता है। तो अभी इस पे हम बाद में आएंगे, ये सब छोड़ दो। बेसिकली तुम्हारे पास पैसा नहीं बचेगा अपने काम को ठीक से एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। फिर इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ऑब्वियसली ये सब प्रोसेस क्या है, रिस्क को मैनेज ही तो कर रहे हैं ना हम लोग, और एंड दे हेल्ड एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल पोजीशन, ये समझ रहे हैं। और ये आरबीआई क्यों कर रहा है, ये बैंक अपने आप में क्यों नहीं किया, ठीक है। तो बैंक अपने आप में इसलिए नहीं करता ना, क्योंकि जब प्रोविजनिंग करते हैं तो हम लोग कुछ पैसा जो कि हम किसी को लोन दे सकते थे, वो हम लोन नहीं दे पा रहे हैं। कितनी बार हम लोग को ऐसा होता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस को एग्जांपल लेते हैं, ऑलमोस्ट हर आदमी को एक इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या आदमी इंश्योरेंस लेता है? नहीं लेता। तो इंश्योरेंस काइंड ऑफ वो प्रोविजनिंग टाइप का एग्जांपल है कि आदमी को पता है कि हमारे साथ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मेरे पास इंश्योरेंस होना चाहिए। वैसे ही बैंक को भी पता है कि मेरे साथ लेंडिंग में जो मेरा एसेट है वो बहुत जगह खराब जा सकता है, तो इसीलिए मुझे प्रोविजनिंग करना चाहिए। लेकिन वो प्रोविजनिंग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोविजनिंग उनसे कुछ पैसा छीन लेता है जो किसी को दूसरे को लोन देते, और वो लोन से इंटरेस्ट कमाते हैं, तो इसीलिए बैंक नहीं करता। तो अब बैंक तो बहुत चालाक बन रहा है यहाँ पे, तो अब इनका चालाकी कैसे बंद किया जाए? तो इनका चालाकी बंद करेंगे आरबीआई बोलेंगे कि देखिए बैंक जी, आप लोग बहुत तेज बन रहे हैं, और आप लोग अगर प्रोविजनिंग नहीं करिएगा तो कल तो आप ऐसे हाथ खड़ा कर दीजिएगा, लोगों का भरोसा उठेगा बैंक सिस्टम से, और हम हैं बैंक सिस्टम के रेगुलेटर, इसलिए आपको तो मेरा बात मानना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपको ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, आपको सबसे बड़ा तो हम टेक्नोलॉजी आ गया है, डेटा आ गया है, अब डेटा बेस पे क्या बोलते हैं उसको, जो नया सेक्टर आया हुआ है डेटाबेस, डेटा कुछ था आर्टिफिशियल, जो डेटा को बेसिकली डेटा एनालिसिस, ठीक है। अब डेटा एनालिसिस आया हुआ है, आपके पास इतना डेटा है, तो उस डेटा को एनालाइज करके आप अपना एक पैटर्न बनाइए, एक प्रेडिक्शन लाइए, उसके हिसाब से आप प्रोविजनिंग करिए। तो यही है। अब आरबीआई का पेपर क्या बोलता है कि बैंक्स टू साइन देयर, ये देखिए आरबीआई ये आपको ऑफर भी दे रहा है कि हम आप पे कोई इम्पोजिशन नहीं कर रहे हैं, कि हम जो बोलेंगे सिस्टम वही सिस्टम आएगा। आपको हम बोल रहे हैं कि आप अपना सिस्टम अपने हिसाब से डेवलप करिए, और बस आपका प्रोविजनिंग होना चाहिए, ठीक है। आरबीआई प्रोविजन बैंक एक्सपेक्टेड लोन
ये आपको बताया गया कि आरबीआई क्या क्या बोल रहा है। इस आर्टिकल में इटसेल्फ आपको कुछ कुछ वर्ड है जिसपे हमें डिस्कशन करना चाहिए, जैसे फ्रेमवर्क फॉर एडॉप्शन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच, एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच ये वर्ड था मेन, फॉर प्रोविजनिंग बाय द बैंक्स टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल बेस्ड, वही कि आपका कोई एक लॉजिक होना चाहिए जो भी आप बना रहे हैं प्रोविजनिंग, ऐसा नहीं कि बस आरबीआई को बेवकूफ बनाने के लिए आप कुछ भी कर दे, ठीक है। ये लोग को और ये सब देखिए अभी सब प्रपोज स्टेज में है, बस हमें समझना, तो इसका उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस कॉन्सेप्ट समझना था। अब कॉन्सेप्ट वाइज पे एक आता है कि ये यहाँ पे की रिक्वायरमेंट इज फॉर द बैंक्स टू क्लासिफाई फाइनेंशियल असेट्स इनटू स्टेज 1 2 3। ये क्या है, अब ये भी हमें जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या चीज है 1 2 3, ठीक है। ये जनरली एक और टर्म होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसमें भी इसका काम आता है, तो इसको भी हम समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट इनटू 3 स्टेजेस। देखिए अब जो बैंक को लोन दिया गया है इसको हम 3 स्टेज में कर सकते हैं, कि कोई लोन जो होता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि वो इंटरेस्ट दे रहा है एंड उसके बैलेंस शीट से हमको ये पता चलता है कि वो अपना लोन भी तुरंत चुका देगा, तो ये अपना स्टेज 1 में है। दूसरा कि हाँ इंटरेस्ट तो दे रहा है यार, लेकिन उसको देना था 200 रुपया पर महीना, लेकिन अभी हमको 150 दे रहा है, तो उसके इंटेंशन में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ बिजनेस दिक्कत आ गया है, तो जो इंटरेस्ट फ्यूचर में आ सकता है वो डूब तो सकता है, लेकिन देखते हैं, ये वाला स्टेज है। तो अंडर परफॉर्मिंग, ये गुड परफॉर्मिंग था, ये अंडर। और ये तीसरा होता है स्टेज 3 नॉन परफॉर्मिंग, कि ये बेटा तो या तो आपको वो निकले जो भाग जाते हैं यार, जो बेवकूफ बना के निकल जाते हैं, ठीक है। तो या तो वो निकले, या तो इनका बिजनेस सेंस इतना खराब था कि इन्होंने बिजनेस को डुबा दिया और इवेंचुअली आपको कोई का रिटर्न देने का कैपेसिटी नहीं बचा। तो ये स्टेज 1 2 3 लोन को क्लासिफाई करता है। अब देखिए ये क्या है, फाइनेंशियल एसेट क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेज, मतलब दीस स्टेजेस आर यूज्ड टू असेस द क्रेडिट क्वालिटी एंड पोटेंशियल रिस्क। अब जो लोन हम दिए हुए हैं वो उसको हम देखें अगर स्टेज 3 में है, तो हम बता सकते हैं ना कि पोटेंशियल रिस्क उसका बहुत ज्यादा है। तो अगर हमको इस बेसिस पे वो बनाना अपना ईसीएल जो भी हम समझे, तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर हम स्टेज 3 वाला लोन बहुत ज्यादा दिए हुए हैं तो हमारा प्रोविजनिंग भी ज्यादा होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि स्टेज 3 वाले लोन का डूबने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये हम समझ गए, ठीक है। अब द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स इनटू दीस थ्री हेल्प बैंक टू असेस द वाई असेस द क्रेडिट क्वालिटी एंड पोटेंशियल लॉसेस। ये ऑब्वियस बात है। इनेबल देम टू सेट असाइड, ये वही प्रोविजनिंग वाली बात है, इसीलिए हम प्रोविजनिंग पहले ही समझ गए थे कि वो कितना इंपॉर्टेंट था। फिर बेनिफिट ऑफ द स्टेज क्लासिफिकेशन, कि हम क्यों स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 करते हैं, ठीक है। तो बैंक्स कैन टेक प्रोएक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोई लोन था तुम्हारा, वो तुमको स्टेज 1 में था और फॉर जेन्युइन रीजन वो कुछ स्टेज 2 में चला गया, ठीक है। तो बैंक ये तो सोच सकती है ना कि नहीं यार ये स्टेज 2 में गया तो ये 3 में भी जा सकता है, 1 में था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था कि हाँ ये तो लोन लौटा देंगे, ये इधर भी जा सकता है स्टेज 2 से। लेकिन बैंक को असेस तो करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगी, स्टेज 2 का ये कारण जानना चाहिए। क्यों भाई, आपका ऐसा क्या हुआ है कि आप स्टेज 2 में आ गए। वो कारण बताएगा कि देखो भाई मेरा जो बॉस था वो पैसा लेके भाग गया, तो बैंक को पता चल जाएगा ओ तुम भाग गया तो तुम तो स्टेज 3 में भी जा सकते हो। लेकिन ये दूसरा कारण बताएगा, देखो अभी अचानक से ऑयल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 2 महीने बाद ठीक हो जाएगा तो हम लोग फिर से प्रॉफिट कमाने लगेंगे, तो बैंक को लगेगा अच्छा तुम फिर से स्टेज 1 में आ सकते हो। तो ये जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है ये बैंक को हेल्प करेगा उस लॉस वाले सिचुएशन को अवॉइड करने में, ठीक है। तो ये हमारा ये होता है। फिर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन्स, और अब ये क्या होता है कि अब बैंक को पता चला कि तुम स्टेज 2 में जा सकते हो और बहुत हाई चांस है कि तुम स्टेज 3 में चले जाओगे, तो बैंक को लगेगा कि अगर तुमको अभी हम छोड़ दिए तो तुम तो 3 में चले जाओगे, नॉन परफॉर्मिंग चले जाओगे, तुम जो भी दे सकते हो वो भी नहीं दोगे। तो हम क्या बोलेंगे, देखो देखो रमेश तुम एक काम करो, तुम पूरा लोन हमको मत दो, तुम हमको बस उसका आधा ही दे दो और हम उसी में खुश हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। When I actually lent out, जब हमने हम लोन दिया था तब हम ये नहीं सोचे थे कि हम आधे में भी खुश हो जाएंगे या
उसका इंटरेस्ट हमको 10% था, अब 3% इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें खुश हो जाएंगे। लेकिन अभी का प्रेजेंट का सिचुएशन क्या है कि हमको लगता है कि भाई पूरा तो छोड़ो, हमको आधा मिलने का भी चांस नहीं है, 10% तो छोड़ो, 6% का भी चांस नहीं है, तो हम कम से कम 2% तो उठा ले। हम कम से कम आधा तो हटाओ, 2%, 30% प्रीमियम लोन तो उठा ले, वापस ले ले। तो वो रिस्ट्रक्चरिंग होता है। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग में हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प होगा? जब हमें पता होगा कि हमारा लोन कौन से स्टेज में पहुंच चुका है, ठीक है। फिर इनिशिएटिंग रिकवरी जस्ट इसी का एक्सटेंशन है। जब पता चलेगा कि वो स्टेज 3 में है या स्टेज 2 में है, तो हम तुरंत कोई अपना स्टेप लेने लगेंगे। अगर पता चलेगा स्टेज 1 में है तो हम कोई स्टेप नहीं लेंगे। तो ये समझ रहे, ये बेनिफिट है उस स्टेज में क्लासिफाई करने का, ठीक है। अब आता है कि आपको एनपीए, जो मैंने आपको ईसीएल और एनपीए में आपको बताया था कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले तो मैं आपको खुद बोलूंगा कि आप ही बताइए पॉज करके कि क्या है, क्योंकि जनरली लोग कंफ्यूज कर जाता है कि ये होता क्या है, दोनों तो सेम ही चीज़ है, एनपीए है तो फिर मेरे को ईसीएल क्यों चाहिए, ठीक है। चलिए अब सीधे आता है। तो पहले तो एनपीए होता क्या है कि एनपीए रिफर्स टू लोन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये लोन्स हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, पहले याद रखिए पहला पॉइंट, असेट दैट हैज स्टॉप्ड, DED, ठीक है, generating income from the lender because borrower has failed to make timely payments or meeting their contractual obligation। 1, 2। अब इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ लोन दिया था और वो लोन एक पर्टिकुलर कंडीशन उसको फुलफिल करना था, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा। वो क्या होगा मुझे नहीं पता। जैसे मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट था कि आप हमको 0% जो हम लोग को कार या एजुकेशन में मिलते नहीं रहता है, 6 महीने तक तो 0% इंटरेस्ट है, लेकिन उसके बाद 12% है। लेकिन इन्होंने 12% के बाद बोले नहीं नहीं हम तो बस 6% देंगे। तो ये यहाँ गड़बड़ हो गया। या टाइमली पेमेंट हर 2 महीना बाद देना था, अब दे रहे हैं वो 6 महीना बाद, 8 महीने बाद या 12 महीने बाद, समझ रहे ना बात। तो ये एनपीए बन जाता है। मतलब हमारा जो लोन ऑलरेडी दिया हुआ था वो डूब रहा है, ठीक है। अब वो क्यों डूब रहा है? क्योंकि उसका ना हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो कम मिल रहा है, जो अमाउंट हमको देना था वो अमाउंट नहीं मिल रहा है किसी टाइम पे। तो कोई भी कारण हो सकता है, उस पर हम आएंगे क्या कारण है। एनपीए बाय द बोरोवर नॉट मेड बाय द पेरेंट फॉर अ स्पेसिफाइड टिपिकली 90 दिन। वो इस पे हम टिपिकल भी मत जाइए, अभी हम इस पे आएंगे क्लासिफिकेशन कि कब हम किसी लोन को एनपीए कहने लगे। बस ये लाइन ये कह रहा है कि कोई जो बोरोवर है वो बोलेगा भाई रुक जा यार, तू थोड़ा तो भरोसा कर मेरे पे, लोन दिया है यार। तो ये बात उसका हम कब तक माने? वो तो ये बोल के मेरा पैसा लेके चूना कर सकता है। तो ये बात हम उसका एक पर्टिकुलर डेट हमने बैंक क्लासिफाई कर दिया कि ये तुम्हारा बात यहां तक तो हम मान जाएंगे, इसके बाहर तुम गए तो भैया हमको तुम पे विश्वास नहीं है, ठीक है। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफॉल्ट। और एनपीए करने से फायदा क्या है, ये हम कर क्यों रहे हैं? तो जब हम एनपीए करने लगते हैं ना तो बैंक को आइडिया लग जाता है, वहां के जितने एडमिनिस्ट्रेटर और पीओ वाले लोग हैं वो ये सोचने लगते हैं कि एनपीए में चला गया ये, मतलब कि ये पैसा तो अब डूबने का चांसेस बन रहा है। व्हाट इज इट एक्चुअली डूइंग? इट इज गिविंग अ गुड आइडिया कि हमारा जो पैसा एनपीए की तरफ मूव कर रहा है वो पैसा डूबने का चांसेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इंडिकेटिव एक ट्रैकर होता है हमारे लिए, एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। अब ये रियल डेटा है, ये एनपीए इवेंचुअली होता क्या है। तो आपको जो हमने लोन दिया पहले, ठीक है, बस ये वर्ड ही सब हटाइए। अभी लोन दिया वो आपको 2 भाग में होता है, स्टैंडर्ड एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि अपना एनपीए। तो स्टैंडर्ड में क्या है आपको रेगुलर, जो कि एकदम इंटरेस्ट दे रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो ये स्टैंडर्ड का पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया आपको? स्ट्रेस्ड, मतलब थोड़ा गड़बड़ घोटाला तो है, जो होता है ना दाल थोड़ी काली है, यहाँ पे ये हो गया। इसमें क्या हो गया कि 1 से 90 दिन में, ये सब एकदम टेक्निकल डिटेल है तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं इसीलिए। कुछ डिले है, ठीक है। तो अब इसको वही जो हमने पढ़ा, तो स्टेजेस ऑफ पढ़ा था ना लोन का, उस भाग में उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया हम लोग कि 1 से 30 दिन का डिले है तो इसको 0 बोलेंगे, 31 से 60 दिन का डिले है तो 1 बोलेंगे, 60 से 90 दिन का है तो वो 2 बोलेंगे। मतलब कि हमारा स्ट्रेस्ड असेट तभी होगा जब तक वो मैक्सिमम 90 दिन के बाद जैसे हम बढ़ेंगे उसको हम लोग एनपीए बोलने लगेंगे। ये समझ गए? स्ट्रेस्ड असेट भी 3 टाइप का है, 60 से 90, 30 से 60, 0 से मतलब 1 से 30, ये हम समझ गए।
एनपीए अब 90 दिन से ज़्यादा डिले हो चुका है, तो इसका भी हमको अब 90 दिन से ज़्यादा और 200 दिन से ज़्यादा डिले, दोनों तो अलग अलग है ना। ये शायद 105वां दिन पे लौटा दे, लेकिन 200 दिन पे तो मतलब यार बेटा तेरा तो मतलब थोड़ा चांस हमको गड़बड़ लग रहा है कि तुम हमको बेवकूफ़ बना रहे हो, अदरवाइज हमको लगता है कि तुम दे देते, तुम इतना दिन तक नहीं दे रहे हो, मतलब कि यहाँ दाल काला नहीं, पूरा दाल में कुछ काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है, ठीक है। तो अब सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है, तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेस्ड वर्ड था, याद रखिएगा। सब स्टैंडर्ड को कहेंगे जब एनपीए फॉर अप टू 12 मंथ, वो एनपीए रह गया 12 मंथ के लिए। डाउटफुल एसेट जब 12 मंथ से ऊपर, और लॉस एसेट नॉन रिकवरेबल, मतलब कि ये एनपीए का भी 3 डिवीजन कर दिया। तो ये हमें याद रखना है, ये 12 मंथ के लिए, ये 12 मंथ से प्लस 12 मंथ के लिए ज़्यादा के लिए, और यहाँ पे हमने मान लिया कि भैया ये तुम तो लॉस एसेट हो, ठीक है। यही पूरा एनपीए का कहानी है। तो फिर अभी ये तो हमने कर लिया, तो अब भी समझ में नहीं आया यार ये इसमें और उसमें अंतर क्या है। तो अंतर हमको बेसिकली क्या है कि जो ईसीएल में ना हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं अभी से ही, अभी हमने लोन दिया भी नहीं है तभी हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, और एनपीए ना लोन ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग, और वो अब खराब कर रहा है, तो उसको हम लोग ठीक करना चाह रहे हैं। और ईसीएल में क्या था कि हम लोग पहले से ही वैसा सिचुएशन को ही अवॉइड करना चाह रहे हैं, यही सबसे बेसिक फर्क है। और टेक्निकल डिफरेंसेस हो सकता है वो अलग बात है। ये भाई एसएमए क्या है, तो एसएमए अपना ये है SMA 01, SMA 2, 1, 2, ठीक है। तो ये अपना आरबीआई जी करते हैं। स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या है, रेफर्स टू द कैटेगरी यूज्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक टू क्लासिफाई द फाइनेंशियल एसेट डाटा एग्जिबिट द पोटेंशियल वीकनेस, बस यही याद करना है। ऑब्वियस बात है, जैसे SMA 0 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ, लोन को क्लासीफाई कर रहा हूँ कि तुम कितना खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हो। फिर इट इज अ इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द परफॉर्म, ये अच्छा लाइन है कि एसएमए कहाँ, एक परफॉर्मिंग लोन्स, मतलब कि वो अपना परफॉर्मिंग लोन्स ये वाला हो गया रेगुलर, ये अपना लगातार दिए जा रहा है लोन 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 लोन, तो पहले परफॉर्मिंग लोन, फिर बीच में आएगा तुमको एसएमए, यहाँ आएगा एसएमए, एसएमए, फिर आएगा एनपीए, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि ये अभी भी मतलब स्ट्रेस वाले सिचुएशन में एसएमए पहुंच गया लेकिन एनपीए नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो इट इज एंड बिटवीन द परफॉर्मिंग विच आर इन गुड कंडीशन एंड नॉन परफॉर्मिंग विच आर चांस की डिफॉल्ट हो जाए, ठीक है। आरबीआई ये क्लासिफाई करता है, ये सिंस आरबीआई का ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए कि एसएमए 0 कौन है, 1 कौन है और 2 कौन है। फिर डिफरेंट बिटवीन ईसीएल और एनपीए, जो ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि ईसीएल इज अ फॉरवर्ड लुकिंग, ये आंसर लिख दिया आपको 20 में 40 मार्क्स मिलेगा बस, मतलब बस फॉरवर्ड लुकिंग, ये एस्टिमेट करता है, ठीक है। और एनपीए आपको क्या कर रहा है, वेदर दे आर, मतलब वही एस्टिमेट क्या कर रहा है कि वो परफॉर्मिंग है कि नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग क्लासिफाइड एज अ स्पेशल मेंशन अकाउंट है कि नहीं। मतलब हम ईसीएल से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि वो स्ट्रेस एसेट में दैट इज इसमें पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, वो अभी पूरा लोन दे रहा है कि दे रहा है, या नॉन परफॉर्मिंग 90 दिन से ऊपर वाला स्टेज में पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है, तो ये डेटा पे डिपेंड करेगा। वही जो मैंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर से समझाया था कि नहीं यार हर कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्ट्रेस में तो पहुंचता ही पहुंचता है। तो जैसे हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को वो दिया, मैंने लोन दिया, तो उसके आगे पहले ही हमने SMA लिख दिया 1, तो अब जैसे हमने SMA 1 लिखा तो हमें प्रोविजनिंग 20%, ये आर्बिट्रेरी वैल्यू समझाने के लिए वो करना ही पड़ेगा, तो ये हमने लोन पे रख लिया। तो ये हमारा ECL हो गया। फिर ECL इज अ प्रोएक्टिव, ऑब्वियसली फॉरवर्ड लुकिंग है तो प्रोएक्टिव ही है। मैनेज क्या करता है, रिस्क करता है, में स्टेबिलिटी देता है। फिर रेगुलेटरी जो आरबीआई करवाना चाह रहा है वो हेल्प करता है उस करने में। क्यों करवाना चाह रहा है आरबीआई, क्योंकि वो स्टेबिलिटी मार्केट में रखना चाहता है, ठीक है। तो अगर इन समरी जो भी हमने पूरा कहानी राम कथा पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा हमने, एनपीए रिप्रेजेंट द करेंट स्टेटस, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने लोन ऑलरेडी दे चुके हैं, वो अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ईसीएल इज अ फॉरवर्ड लुकिंग। फिर ईसीएल हेल्प्स बैंक प्रिपेयर मेक प्रोविजन टू कवर अप द एक्सपेक्टेड लॉस। एनपीए रिक्वायर्स स्पेसिफिक एक्शन टू रिकवर। ये एक्सपेक्टेड नहीं है बाबू, ये आपको रिकवर जो ऑलरेडी हमने दे दिया था उसको रिकवर करना है, ठीक है।
तो ये हमारा था ECL, ठीक है। एक और टर्म है, इसको हम अगले क्लास में करेंगे। तो आई होप यू एक्चुअली लाइक दिस क्लासेस, इसको तो आप हिट करो यार, इसको दम बनता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्लास जनरली मैंने तो नहीं देखा है इस टॉपिक पे, हो सके फ्यूचर में आ जाए, लेकिन अभी मैंने नहीं देखा है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं तब अगले क्लास में।